Namaskar. On this evening, we get together to celebrate our first solo play, Ded Inch Upar, written by Nirmal Verma, presented by Pushkar Theatre Group. This group is dedicated to his father, the founder, director, actor, Anubhav Dixit. This group was established in 2019. Now I humbly request you to put your phone on switch off or silent mode. Thank you and enjoy the play. अगर आप चाहें तो इस मेज पर आ सकते हैं, जगह काफी है। और वैसे भी एक आदमी को कितनी जगह चाहिए? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। बेशक अगर आप चाहें तो चुप रह सकते हैं। मैं खुद चुप रहना पसंद करता हूं। आदमी चुप रह सकता है और बात कर सकता है एक ही वक्त में। इसे बहुत कम लोग समझते हैं। मैं बरसों से करता आ रहा हूं। बेशक आप नहीं, आप अभी जवान हैं। आपकी उम्र में बात करने का मतलब होता है बात करना और चुप रहने का मतलब होता है चुप रहना। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आप छोटे मग से गिरे हैं। आपको शायद अभी लत नहीं पड़ी। मैं आपको देखते ही पहचान गया था कि आप इस जगह के नहीं हैं। इस घड़ी जो लोग यहां पर आते हैं उन सभी को मैं पहचानता हूं। और मैं अब किसी से भी बात नहीं कर सकता। उन्होंने पहले से बहुत पी रखी होती है। वो यहाँ आते हैं अपनी आखिरी बियर के लिए। ये सारे पब बंद हो जाते हैं ना, वो कहीं जा नहीं सकते। वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं इस मेज पर, बाहर सड़क पर, ट्राम में। कई बार मुझे उन्हें उठाकर उनके घर पहुंचाना पड़ता है। बेशक वो अगले दिन मुझे पहचानते भी नहीं। गलत ना समझिए, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था। आप यहाँ आए चुपचाप अलग मेज पर बैठ गए जाकर। ये देख के मुझे थोड़ा बुरा लगा था। नहीं, आप गलत ना समझिए। मतलब मैं अपने आप को आप पर नहीं छोड़ूंगा। हम इस मेज पर एक दूसरे के साथ अपनी अपनी बियर पर अकेले रह सकते हैं।
कि हर आदमी, बूढ़ा आदमी थोड़ा डरा हुआ होता है ना। धीरे धीरे गरिमा के साथ बूढ़ा होना बहुत बड़ा ग्रेस है, सबके बस की बात नहीं, ये अपने आप नहीं आता। बूढ़ा होना एक कला है जिसे काफी मेहनत से सीखना पड़ता है। क्या कहा आपने? मेरी उम्र? जरा अंदाजा तो लगाइए। नहीं जनाब, आप मुझे नाखुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यूं तो आपने मुझे खुश कर दिया है, और अगर इस खुशी को मनाने के लिए मैं एक मग बियर और लूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं? और आप नहीं लेंगे ना? मैं जिद नहीं करता। आदमी को अपनी शराब और अपनी जिंदगी चुनने की आजादी होनी चाहिए। दोनों को सिर्फ एक बार ही चुना जा सकता है, फिर तो हम उसको दोहराते रहते हैं, जो एक बार पी चुके हैं या जी चुके हैं। Cheers. आप दूसरी जिंदगी में विश्वास करते हैं? मेरा मतलब है मौत के बाद भी। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे वो घिसा पिटा जवाब नहीं देंगे कि आप किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते। मैं खुद कैथोलिक हूं, लेकिन मुझे आप लोगों का ये विश्वास बेहद दिलचस्प लगता है कि मौत के बाद भी आदमी पूरी तरह नहीं मरता। हम पहले एक जिंदगी पूरी करते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मैं अक्सर रात के वक्त इस समस्या के बारे में सोचता हूं। आप जानते हैं मेरी उम्र में नींद आसानी से नहीं आती है। नींद के लिए चाहिए छटाक थकान, और आधी छटाक अगर हो तो कह सकते हैं कि थकान ही समझ लीजिए। और अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं हैं तो आप उसका मुआवजा 1.5 छटाक बियर पीकर भर सकते हैं। इसीलिए मैं हर आधी रात को यहां चला आता हूं, पिछले 15 वर्षों से लगातार। मैं थोड़ा बहुत सोता जरूर हूं, मगर रात के 3 बजे के आसपास मेरी नींद टूट जाती है। फिर मैं घर में अकेला नहीं रह सकता। रात के 3 बजे एक भयानक घड़ी है। मतलब 2 बजे आपको लगता है जैसे अभी काफी रात है, और 4 बजे सुबह होने लगती है। लेकिन 3 बजे ना इधर के हैं ना उधर के। मुझे लगता है अगर मौत आने की कोई घड़ी है तो यही घड़ी है। क्या कहा आपने? ना, मैं बिल्कुल अकेला नहीं रहता। आप जानते हैं पेंशन याफ्ता लोगों के अपने अपने शौक होते हैं। मेरे पास एक बिल्ली है, बरसों से मेरे साथ रह रही है। अब देखिए, मैं यहाँ बियर पीते हुए आपसे लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूँ, और वो वहां दरवाजे पर बैठी मेरा इंतजार कर रही है। आपके बारे में तो मुझे कुछ खास मालूम नहीं है,
लेकिन मुझे ये ख्याल काफी तसल्ली देता है कि कोई मेरे इंतजार में बाहर सड़क पर आंखें बिछाए बैठा है। मैं ऐसे लोगों की कल्पना नहीं कर सकता जिनका कोई इंतजार नहीं कर रहा होता या जो खुद किसी का इंतजार नहीं कर रहे होते। जिस घड़ी आप इंतजार करना छोड़ देते हैं, आप जीना भी छोड़ देते हैं। बिल्लियां बहुत देर तक और सब्र के साथ इंतजार कर सकती हैं, इस लिहाज से वो औरतों की तरह है। नहीं, लेकिन सिर्फ इस लिहाज से ही नहीं, औरतों की ही तरह उन्हें अपनी तरफ खींचने और आकर्षित करने की असाधारण ताकत रहती है। देखिए, यूं तो डर आपको कुत्तों और दूसरे जानवरों से भी लगता होगा। वो दूसरे किस्म का, मतलब निचले दर्जे का डर है। आप एक और रास्ता करके चले जाते हैं और कुत्ता दूसरी ओर, उसे डर लगा रहता है कहीं आप उस पर बेईमानी ना कर बैठे, और आप इसलिए सहमे से रहते हैं कहीं वो आंख बचाकर आप पर ना झपट पड़े। लेकिन उस डर में कोई रहस्य, रोमांच या संभावना नहीं है जैसे अक्सर बिल्ली या सांप को देखने से पैदा होती है। सच बात ये है, और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि आप बिल्ली को औरतों की तरह आखिरी तक नहीं समझ सकते, चाहे आप उनके साथ वर्षों ही क्यों ना रहे हो। नहीं, इसलिए नहीं कि वो खुद जानबूझकर कोई चीज आपसे छिपाए रहती है, बल्कि आप में खुद इतना हौसला नहीं होता कि उनके भीतर लगे आखिरी दरवाजे को खोल सके। आपको ये चीज अजीब नहीं लगती है? हमें ज्यादातर वही चीज अपनी तरफ खींचती है जिनमें थोड़ा सा आतंक छिपा रहता है। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक मग बियर और लेना चाहूंगा, उसके बाद ये पब बंद हो जाएगा और सुबह तक मुझे पूरे शहर में एक बूंद नसीब नहीं होगी। हाँ, नहीं, आप घबराइए नहीं, मेरा मतलब डरिए नहीं, मैं अपने पीने की सीमा जानता हूं। इंसान को जमीन से करीब 1.5 इंच ऊपर उड़ जाना चाहिए। हाँ, इससे ज्यादा नहीं, वरना वो ऊपर उठता चला जाएगा और फिर उस उड़ान का अंत होगा किसी नाले में या पुलिस स्टेशन में, जो बेहद दिलचस्प चीज नहीं है। जैक, fill this one. Enjoy it, so. Thank you. लेकिन कुछ लोग अपने पांव जमीन पर ही टिकाए रहते हैं डर के मारे। उनके लिए पीना ना पीना तो बेकार है ना। हाँ? जी हाँ, सही फासला है 1.5 इंच। इतनी चेतना अवश्य बनी रहनी चाहिए कि आप अपनी चेतना को माचिस की तीली की तरह बुझता हुआ देख सकें। लव जब उंगलियों के करीब आ जाए ना तो उसे छोड़ देना चाहिए, उससे पहले नहीं ना बाद में। कब तक पकड़े रहना है और कब छोड़ देना है, पीने का रहस्य इस पहचान में छिपा हुआ। मगर मुश्किल ये है कि हम लोग उस घड़ी तक
तक समझ नहीं पाते जब तक हम 1.5 इंच से ऊपर नहीं उठ जाते। और उसके बाद वो किसी काम का नहीं। आपको शायद हंसी आएगी कि हमें पहचान तभी आती है जब हम पहचान के परे चले जाते हैं। आप मुझे बुरा क्यों लगेगा अगर आप मेरी बात को मजाक में उड़ा देंगे? मैं खुद ये कोशिश करता हूं कि ये इस आशा में रहना सीख लूं कि कुछ चीजों को ना जानना ही अपने आप को सुरक्षित रखने का रास्ता होता है। रफ्ता रफ्ता आप इस आशा के साथ रहना सीख लेते हैं जैसे आप अपनी बीवी के साथ रहना सीख लेते हैं, एक ही घर में बरसों तक। हालांकि एक संशय बना रहता है कि वो आपके साथ खेल खेल रही है, और कभी कभी आप इस संशय से छुटकारा पाने के लिए दूसरी या तीसरी स्त्री से प्रेम करने लगते हैं। ये निराश होने की शुरुआत है, क्योंकि दूसरी स्त्री का अपना रहस्य है और तीसरी स्त्री का अपना रहस्य। ये एक शतरंज के खेल की तरह है जहां आप एक चाल चलते हैं और उससे आपके विरोधी के सामने अंतहीन संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। एक खेल हारने के बाद आप दूसरा खेल इस उम्मीद से खेलने लगते हैं कि शायद जीत जाए। आप भूल जाते हैं कि दूसरे खेल की भी अपनी संभावनाएं हैं, पहले खेल की तरह अंतहीन और रहस्य। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कितनी भी औरतों के संपर्क में क्यों ना आ जाएं, आपका संपर्क सिर्फ एक औरत से ही होता है। ये क्या कहा? नहीं, मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं अकेला रहता हूं। हाँ, अगर मेरी बिल्ली को छोड़ दे। जी हाँ, मैं विवाहित हूं, लेकिन मेरी पत्नी अब जीवित नहीं है, ये मेरा अनुमान है। आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। नहीं, अनुमान तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को मरते हुए नहीं देखा। जब तक आप किसी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ ना देख ले, उसे अपने हाथों से ना दफना दे, तब तक हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि वो अब जीवित नहीं है। देखिए, शायद आपको हंसी आएगी, लेकिन मुझे तो लगता है जब तक हम किसी अपने परिचित को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ ना देख ले, तब तक एक आशा रहती है कि वो आएंगे। आप दरवाजा खोलेंगे, वो रसोई से भागकर तौलिए से हाथ पोंछते हुए आपके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। बेशक ये भ्रम है, ऐसा होता नहीं। इसकी जगह पर एक बिल्ली आ जाती, वो दरवाजे के पीछे बैठकर अपनी आंखों का रंग बदलती रहती है। मैंने लोगों से कहते सुना है कि वक्त बहुत कुछ सोख देता है। आप भी ऐसा सोचते हैं? मुझे मालूम नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो सोखता उतना नहीं है जितना बुहार देता है। अंधेरे कोनों में, कालीन के नीचे
ताकि बाहर से उसे कोई देख ना सके। लेकिन उसके पंजे हमेशा बाहर ही रहते हैं, वो किसी भी अनजान घड़ी में आपको दबोच सकते हैं। शायद मैं भटक रहा हूं। बियर पीने का ये सुख है, आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं और फिर एक दायरे के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं, राउंड एंड राउंड। आप बच्चों का वो खेल जानते हैं जिसमें सारे बच्चे एक दायरा बनाकर बैठ जाते हैं और एक बच्चा हाथ में रुमाल लेके उनका चक्कर काटता रहता है। अच्छा, आपके देश में भी खेला जाता है? अरे वाह, हम कितने ही अलग क्यों ना हो, मगर हमारे वहां बच्चों के खेलने जैसे ही रहते हैं। उन दिनों हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। हमें से कोई नहीं जानता था कब अचानक वो किसके पीछे आकर अपना फंदा छोड़ जाए। हमें से हर एक भयभीत बच्चे की तरह बार बार पीछे पलट के देख लेता था, कहीं फंदा उसके पीछे तो नहीं पड़ा। जी हाँ, उन दिनों यहाँ पर जर्मन आए थे। आप तो काफी छोटे हो उन दिनों। मेरी भी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी। हालांकि लड़ाई की वजह से सुबह से लेकर शाम तक मुझे काम में जुटना पड़ता था। मैं एक जवान बैल की तरह डटा रहता था। एक उम्र होती है जब इंसान एक औसत सुख के दायरे में रहना सीख लेता है। उसके परे देखने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं रहती। मतलब तब तक महसूस नहीं होती है जब तक वो खुद उस दायरे के इर्द गिर्द नहीं। आप गलत ना समझिए, मैंने अपनी पत्नी को मरते हुए नहीं देखा। ना कष्ट भोगते हुए देखा। जब मैं घर पहुंचा तो उसको ले जा चुकी थी। 7 साल की विवाहित जिंदगी में ये पहला मौका था जब मैं खाली घर में घुसा था। हालांकि वो पड़ोसी अपनी खिड़कियों से झांक झांक कर मुझे देख रहे थे और ये स्वाभाविक भी था। मैं भी उन लोगों को अपनी खिड़की से झांक कर देखा करता था जिनके रिश्तेदारों को गेस्टापो पुलिस पकड़कर बंद गाड़ी में ले जाती थी। लेकिन मैंने ये कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन मैं अपने घर में पहुंचूंगा और मुझे मेरी पत्नी का कमरा खाली मिलेगा। उसका सारा सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा था। तो वो कपड़े, किताबें, मुद्दत पुराने अखबार, अलमारी और मेज की दराजें खुली थी। उनके भीतर का छोटा मोटा जो भी सामान था सब फर्श पर उल्टा सीधा पड़ा था। वो क्या, सिलाई की मशीन, क्रिसमस के उपहार, पुराने फोटो एल्बम। आप जानते हैं इतने साल शादी के साथ रहने के बाद छोटी मोटी चीजें अपने आप जुट जाती हैं।
ऐसा लगता था कि उन्होंने हर एक चीज को उलट पलट कर अच्छी तरह से देखा था, कोने कोने की तलाशी ली थी। ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो उनके हाथों से बची रह गई। रात मैं अपनी पत्नी के कमरे में अकेला बैठा रहा। उसका बिस्तर खाली था, तकिए के नीचे वो उसका रुमाल, माचिस की डिब्बी थी और सिगरेट का पैकेट पड़ा हुआ था। उसे सोने से पहले सिगरेट भी नहीं पिया। शुरू में मुझे ये आदत अखरती थी उसकी, लेकिन कुछ वक्त के बाद मैं उसका आदी हो गया था। वो टिपाई के पास उसके ऊपर एक किताब रखी हुई थी जिसे वो पढ़ा करती थी, और जिस पन्ने को उसने रात में पढ़ लिया था वहां निशानी के लिए अपना क्लिप दबा दिया। में उसके बालों की सुगंध अभी तक थी। आप जानते हैं, इतने साल साथ में रहने के बाद छोटी मोटी तफसीलें याद रह जाती हैं। ये ठीक भी है। उस रात मैं अपनी पत्नी के चीजों के बीच बैठा रहा। आखिर मेरी पत्नी क्यों? बार बार ये सवाल मैं खुद से पूछता रहा। आप जानते हैं, 7 साल की विवाहित जिंदगी में ये पहला मौका था जब मुझे अपनी पत्नी पर शक हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझसे कोई चीज छिपा के रखी है, कोई ऐसी चीज जिसका मुझसे कोई सरोकार नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि गेस्टापो पुलिस काफी वक्त से उस पर नजर रखे हुए थे। उसके पास से कुछ गैर कानूनी पंफलेट और पर्चियां पाई गई थी जो उन दिनों अज्ञात रूप से लोगों में बांटी जाती थी। और पुलिस ने ये सब चीजें खुद मेरी पत्नी के कमरे से बरामद की थी। आपको शायद दिलचस्प लगे कि मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उससे पहले हम उसी कमरे में सोते थे, प्रेम करते थे, और इसी कमरे में कुछ चीजें उसका रहस्य थी जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। आपको क्या ये बात ज्यादा दिलचस्प नहीं लगती कि मुझसे कहीं अधिक तो वो पुलिस वाले उसको जानते थे अच्छी तरह से? कि मैं अपना ग्लास खत्म कर लेता हूँ, बाद में मैं आपका साथ दूंगा। ये सब तो बंद हो जाएंगे। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। पीने का लुत्फ इत्मीनान से है। ऐसे देखिए, हमारी भाषा में कहावत है कि इंसान को जी भर कर पीना चाहिए।
इसके बाद हम 100 साल के बाद जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए 100 साल ये एक बड़ा लंबा अरसा है। आप नहीं सोचते इतने बरस तक कोई जीवित भी रह सकेगा? मुझे तो शक होता है। Dad! Fill this mug. Sure. And I hope this will be your last one for today. Yeah, of course. Enjoy it, sir. Thank you. आदमी खाता है, पीता है और एक दिन अचानक फट। नहीं जनाब, भयानक चीज मरना नहीं है। लाखों लोग रोज मरते हैं और आप चूं भी नहीं करते। भयानक चीज तो ये है कि मरने वाला अपना भेद अपने साथ लेकर चला जाता है और हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एक तरह से वो मुक्त हो जाता है। उस रात मैं अपने कमरे में घूमता रहा, अपने कमरे से पत्नी के कमरे तक, पत्नी के कमरे से अपने कमरे तक। आपको शायद हंसी आएगी जैसे मुझे आ रही है कि पुलिस के बाद मैं दूसरा आदमी था जिसने अपनी पत्नी की चीजों की दोबारा तलाशी की। हर एक चीज को उलट पलट कर अच्छी तरह से देखा, जैसे मैं उसका पति ना होकर कोई बेदिया पुलिस का पेशेवर नौकर। मुझे बार बार रहकर ये ख्याल आ रहा था कि मैं अब कभी दोबारा अपनी पत्नी से कुछ पूछ नहीं सकूंगा। वो उनके हाथों से नहीं बच सकेगी, ये मैं जानता था। वो जिसे पकड़ कर ले जाते थे उनमें से मैंने आज तक किसी दूसरे को मतलब लौटते हुए नहीं देखा। लेकिन उस रात मुझे इस चीज ने इतना भयभीत नहीं किया कि मैं मतलब उसके मेरी पत्नी के सामने मौत खड़ी है, जितना इस चीज ने कि मैं अब दोबारा कभी भी अपनी पत्नी का पूरा सच नहीं जान पाऊंगा। मौत हमेशा के लिए उसके मुंह पर ताला लगा देगी और वो अपने पीछे कोई भी ऐसा सुराख छोड़कर नहीं जाएगी जिससे मैं उस ताले में खोज सकूंगा। दूसरी रात उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं तैयार होकर उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। मैं जानता था वो आएंगे। अगर मेरी पत्नी सब सच सच कबूल कर लेती तो शायद उन्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं जानता था मेरी पत्नी अपना मुंह नहीं खोलेगी।
मैं उसके रहस्य से अपरिचित रहा हूं, लेकिन उसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था। वो चुप रहना जानती थी, फिर यातना चाहे कितनी भी भयंकर क्यों न हो। नहीं, मैंने अपनी पत्नी को यातना भोगते हुए नहीं देखा है। मैं उसका थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता हूँ। पहला प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछा वो बिल्कुल साफ था कि क्या मैं श्रीमती जी का पति हूँ, और उनके इस सवाल का जवाब तो मैं सिर्फ हाँ में दे सका। हाँ, मैं श्रीमती जी का पति हूँ। उसके बाद तो उनके सवाल मेरी समझ के परे थे। लेकिन वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने मेरी इस बात को मजाक में उड़ा दिया जब मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी पत्नी की कार्रवाइयों के बारे में कुछ नहीं जानता। वो मुझे अलग सेल में लेके गए। हफ्ते भर रात दिन मुझसे एक ही प्रकार का प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछते रहे कि मैं अपनी पत्नी के बारे में क्या कुछ जानता हूं, वो कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, किसने उसे लिफ्ट दिए थे, और मुझसे अपना सवाल का उत्तर पाने के लिए वो जो तरीका अपनाते थे मैं आपको नहीं बता सकता। मैं कितनी भी तफसील के साथ आपको क्यों ना बताऊं, आप उसका जरा भी अंदाजा नहीं लगा सकते। वो मुझे पीटते थे, और तब तक पीटते थे जब तक मैं अपनी चेतना नहीं खो देता था। उनमें भी बहुत धैर्य था। वो उस घड़ी का इंतजार करते थे जब तक मेरी चेतना वापस नहीं आ जाती थी। उसके बाद फिर वही अंतहीन प्रश्न, वही यातनाएं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था मैं जो अपनी पत्नी के साथ 7 वर्षों से रह रहा हूं उसकी गुप्त कार्रवाइयों के बारे में कुछ नहीं जानता। उन्हें लगता था मैं उनसे झूठ बोल रहा हूं, उन्हें धोखा दे रहा हूं कि आंखों में धूल झोंक रहा हूं। नहीं जनाब, वो मुझे पीटते थे, मुझे इस चीज की यातना नहीं। मुझे यातना इस चीज की थी कि उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मेरी पत्नी एक दैनिक जिंदगी के साथ अलग जिंदगी जी रही थी। एक ऐसी जिंदगी जिसका मुझसे कोई सरोकार नहीं था, मुझसे अलग, मुझसे अछूत, जिसका मुझसे कोई वास्ता नहीं था।
आपको ये बात थोड़ी हास्यास्पद सी नहीं लग रही कि अगर वो मेरी पत्नी को ना पकड़ते तो मैं हमेशा यही समझता कि वो मेरी पत्नी वही है जिसे मैं जानता हूँ। वो लड़ाई के अंतिम दिन थे और गेस्टापो अपने शिकार को हाथ से जल्दी जाने नहीं देते थे। मेरी पत्नी ने आखिरी तक कुछ नहीं को बोला। आप जानते हैं, जब पहली रात को मुझे मेरी पत्नी मेरे कमरे में नहीं मिली तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी पत्नी ने मुझे अंधेरे में रखकर धोखा दिया है। बार बार ये प्रश्न मुझे काटता था कि मेरी पत्नी ने मुझे खुद अपना विश्वास पात्र बनाना उचित नहीं समझा। लेकिन गेस्टापो पुलिस के सामने अंतहीन पीड़ा और कष्ट के क्षण भोगने के बाद मैं उसके प्रति कृतज्ञ सा हो जाता था। मुझे लगता था उसने ठीक किया जो मुझे नहीं बताया। मैं आज भी इस बात का निर्णय नहीं कर सका हूं कि अगर मुझे अपनी पत्नी का पूरा राज मालूम होता तो क्या मैं चुप रहने का हौसला बटोर सकता था। मेरी यातना कितनी अधिक बढ़ जाती अगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता चुनने के लिए कोई एक ऑप्शन होता। आप मजबूरी में बड़े से बड़ा कष्ट सह सकते हैं, लेकिन अगर आपको मालूम हो कि आप किसी भी क्षण उस कष्ट से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे उसके लिए आपको अपनी पत्नी, पिता या भाई के साथ ही धोखा क्यों ना करना पड़े, तो आप कष्ट की एक सीमा के बाद वो रास्ता नहीं चुन लेंगे। इसके बारे में कुछ भी कहना संभव है। चुनने से बड़ी पीड़ा कोई दूसरी नहीं हो सकती। कभी कभी लगता है मेरी पत्नी ने इसीलिए मुझे अपना राज नहीं बताया था। दरअसल वो मुझे कष्ट नहीं देना चाहती थी। आपको ऐसा नहीं लगता? शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जब रात को मुझे नींद नहीं आती है तो ये ख्याल मुझे थोड़ा सा तसल्ली। छोड़िए, मैं आपको नहीं समझा सकता। मैंने जब आपको वहां से अपनी मेज पर बुलाया था तो इस उम्मीद के साथ नहीं बुलाया था कि मैं आपको कुछ समझा सकूं। नहीं जनाब, उसके बाद दोबारा मैंने अपनी पत्नी को कभी नहीं देखा। एक दोपहर को जब मैं वापस लौट रहा था घर,
तो मेरी निगाह उन पोस्टरों पर जा पड़ी थी। वो पोस्टर जिन पर 30-40 लाख लोगों के नाम होते थे, उसे बाजार की दीवारों पर चिपका दिया जाता था। जब मेरी निगाह मेरी पत्नी के नाम पर पड़ी तो मुझे काफी देर तक अजीब सा लगता रहा कि क्या इस छोटे से नाम के पीछे उस औरत का नाम हो सकता है जिसे मैं पहचानता था और नहीं पहचानता था। मैंने कहा ना आपसे, जब तक आप किसी अपने को आंखों के सामने मरता हुआ ना देखें, एक उम्मीद रहती है कि वो अभी जीवित है। आप दरवाजा खोलेंगे और वो रसोई से भागकर आपके सामने तौलिए से हाथ, देखिए मैं अपनी बातें दोहराने लग गया हूं। ये बियर पीने का यही सुख होता है। आप एक दायरे के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं। आप जाने जरा ठहरिए, मैं भी साथ चलता हूं। जरा ठहरिए, मैं अपनी बिल्ली के लिए कुछ खाने को ले लेता हूं। वो बेचारी इतनी देर से भूखी प्यासी मेरे इंतजार में पड़ी है। जैक स्पैरो, अरे मेरी बिल्ली का खाना ले आओ। नहीं, आपको मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। नहीं नहीं, वो आपको मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है। मेरा घर पास में है। मैंने आपसे कहा था ना, मैं अपने पीने की सीमा जानता हूँ। 1.5 इंच ऊपर। हाय, मेरा नाम है शेखर भारद्वाज और मैंने किरदार निभाया है जैक स्पैरो का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव दीक्षित है। हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर राजवीर जी, और हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबा अंकिता धालवी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। आपका भी। और हमारे इस ग्रुप के डायरेक्टर हैं अगेन अनुभव।
आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, इस बारिश में आप चल कर आए हमें देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।